Hello student, good morning. I am Jitendra Kumar, Geography teacher, MPT Public School. सेकेंड लेसन में हमने आप लोगों को पढ़ाया है लैंड रिसोर्सेज एंड सॉइल रिसोर्सेज। मैंने ये भी बताया है कि लैंड और सॉइल हम जैसे जीव जंतु या मनुष्यों के लिए कितना मूल्यवान है, और सारी चीजें जो हमें इन लैंड या सॉइल से मिलती है वो हमारी सारी दैनिक उपयोगी चीजें हैं। साथ साथ दुनिया की जो भी चीजें हैं, रिसोर्सेज जो भी रिसोर्सेज हैं वो भी लैंड से ही प्राप्त होती है। तो लैंड तो हमारे देश का फिक्स है। हमारे लैंड एरिया जो है हमारे कंट्री का 32,87,263 लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर लैंड है। ये फिक्स है, ये ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, लेकिन मनुष्य की पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे देश के लैंड पे सॉइल पे बहुत ज्यादा प्रेशर दबाव बढ़ते जा रहा है। हमारी दैनिक उपयोगी चीजें लैंड से जो आ रही है उस पर दिन पर दिन जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे लैंड का बहुत बेजोड़ तरीके से दोहन भी हो रहा है। साथ साथ उसका साइड इफेक्ट भी पड़ रहा है कि लैंड जो है अब पहले जैसी नहीं रही, अब प्रदूषित हो गई है, पोल्यूटेड हो गई है। तो ये लैंड को, ये सॉइल को कंजर्व करने के लिए अब हम पढ़ेंगे कि कुछ तरीके दिए गए हैं, कुछ उपाय बताए गए हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल का तो बहुत सारा यूज हम कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, जानकारी भी है, हम लोग खुद जानते ही हैं। जैसे जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं वो सब हमारे सॉइल से ही मिलते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दूध भी लेते हैं, अंडा भी लेते हैं, जो भी चीज है वो खाने वाले हर्बीवोरस या कार्निवोरस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लैंड पे ही डिपेंड है कि लैंड से ही उनको हर्बीवोरस चीजें मिलती है। साथ साथ हमें कपड़े पहनने के लिए और भी चीनी उनी से प्राप्त करने के लिए लैंड पे ही मिलती है। अब ये चीजें हम जो शुरू से अनसाइंटिफिक तरीके से जो प्रयोग करते आ रहे हैं, अब उसकी हमारी बुराइयां, कमियां देखने को मिल रही है। हमें बहुत सारी हानि भी झेलनी पड़ रही है, जिससे अब सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म हो गई है। इसीलिए सालों साल जो है ना होने के बावजूद सॉइल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तब हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के सहारे इसको सॉइल को कंजर्व करने के तरीके कुछ बताए गए। जैसे पहला होता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पहले जहां देश में 33% फॉरेस्ट था, अब मात्र यहाँ पे 20% हो गया है। इसका मतलब कि हमारे देश की बहुत ज्यादा जंगलों की कटाई हो चुकी है, जिसके कारण हमारे यहाँ क्लाइमेट से लेके और मौसम में सभी चीजों में बदलाव आ गया है। बेवजह बारिश हो जाना, बेवजह आंधी तूफान, बिना समय का जो है बाढ़ आ जाना, ये सब चीजें जो है हमारे देश में हर एक साल देखने को मिलती है। तो जो जहां पेड़ कट गए हैं उनको फिर से पेड़ लगाने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। दूसरा आ गया ओवर ग्रेजिंग। जैसे हमने गांव में या हमारे देश के और जगहों में देखते हैं कि गाय या भैंस जानवरों को खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने से उनकी खूर बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो मिट्टी पे पड़ते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, जिसके कारण या बाढ़ के कारण हो या हवा के कारण हो, ऊपरी परत मिट्टी की बढ़ जाती है, उड़ जाती है, जिससे वहां की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। टेरास फार्मिंग। टेरास फार्मिंग का मतलब होता है सीढ़ीनुमा खेती। पहाड़ों पे खासकर होती है। ये ऐसा खेती है कि पहाड़ से गिरती हुई पानी को सिंचाई का प्रयोग करने के लिए स्टेप बाय स्टेप उसको मेड़ बनाते हैं, ताकि अगर पानी गिरे खेतों में जाए तो मेड़ से उसका वेग कम हो, जो धीरे धीरे पानी रिस करके दूसरे खेतों में जाए, जिससे मिट्टी का वास्ट वे नहीं होगा, उसका पलायन नहीं होगा, और वहां पे फार्मिंग अच्छी ढंग से कर सकते हैं। कंटूर फार्मिंग ये होती है प्लाउइंग। जब खेत को जोतते हैं तो नेचुरल जो होती है पहाड़ी उड़ाई इलाका में, स्लोपिंग एरिया में, वो मोटे मोटे पत्थर जो होते हैं, कंकड़ होते हैं, वो वाटर को फ्लो को रोकते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के जो है ना फसल को उगाते हैं, उगाने वाले अल्टरनेटिव क्रॉप भी उगाते हैं, जिससे नैरो बेल्ट पतले जो पहाड़ों के बीच या जगहों में होते हैं, वहां पे इस टाइप की लैंड का प्रयोग करने से मिट्टी का बहाव रुकता है। क्रॉप रोटेशन एक सबसे बड़ा चीज है। क्रॉप रोटेशन करने से अगर जमीन के खेतों के अंदर फर्टिलिटी लेस हो जाती है, कम हो जाती है, तो एक क्रॉप के बाद दूसरे में क्रॉप को चेंज कर देना चाहिए,
जिससे उसकी फर्टिलिटी फिर वापस आ जाए। ऐसा फसल चक्र क्रिया होने से मिट्टी के अंदर उर्वरा शक्ति बनी रहती है। साथ साथ एक और चीज भी है कि अगर नदी के किनारे हम खेती गृहस्थी कर रहे हैं तो नदी के किनारे को मेड़ बना देते हैं कि नदी का पानी छलक के खेत में न आया, जब पानी वापस जाता है तो वो मिट्टी को ऊपरी परत बाहर ले जाता है, तो इसको बाइंडिंग ऑफ द फील्ड बोलते हैं। इसको जो है ना फ्लड के एरिया में ज्यादा देखा जाता है कि ऐसा बांधने से जो है ना मिट्टी दहती नहीं। दूसरा होता है कि जहां हमारे देश में हर एक साल बाढ़ें आती रहती है, बाढ़ की संभावना बनी रहती है, उन नदियों पे बड़े बड़े डैम बना देते हैं। डैम बनाने से वहां दो फायदे होते हैं, ये तो फ्लड रोका जा सकता है, दूसरा हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ जाती है, और तीसरा सॉइल इरोजन भी नहीं हो पाता है और वहां की हमेशा के लिए सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है, खेती की उपजाऊपन बनी रहती है, जिससे हमारे सॉइल इरोजन में, सॉइल कंजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब बच्चों दूसरा लेसन आप लोग का समाप्त हो गया। मैंने जो भी चीज थी उसको सही तरह से विस्तार किया है, और साथ साथ आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर को खुद बनाने की कोशिश करें, और बनाने के लिए आप ही चैप्टर को फिर एक दो बार खुद पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाते हैं। इसी में है, बाहर से नहीं है। गहन अध्ययन करेंगे तो आपको खुद ब खुद इसका आंसर मिलते चला जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।